अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज बाकायदा हमारा पहला लेक्चर है और ये जेनेटिक्स 1 है और इसका कोड जो है वो BOT 502 है। तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो एक्सटेंशंस ऑफ मेंडेलियन एनालिसिस, उसमें वेरिएशंस एंड डोमिनेंस है, मल्टीपल अलील्स, लीथल अलील्स क्या होते हैं, and several genes affecting the same character और penetrance and expressivity, ये हम टॉपिक्स जो हैं वो कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इसके लिए जो किताब है वो मैं आपको PDF फॉर्म में सेंड कर दूंगा, उसी में से ये कुछ चैप्टर्स हैं और उसके अलावा जो मटेरियल मुझे मिला वो मैं आपको दूंगा। और वो बेसिकली बुक का नाम है जेनेटिक्स ए कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट है एक्सटेंशन एंड मॉडिफिकेशंस ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स, ख़ास तौर पे जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात इंश्योर कर लें कि आपको जो मेंडेलियन प्रिंसिपल्स हैं उनकी हॉनौ ज़रूर होनी चाहिए। ग्रेगर मेंडल के बारे में, किस तरह से उसने पी प्लांट के ऊपर काम किया और किस तरह से उसने प्योर ब्रीडिंग लाइंस जो थी उनको क्रॉस करवाया और फिर जो F1 है उसमें 3:1 की रेशो आई और उसके बाद फिर जो F2 थी उसमें 9:3:1 की रेशो थी। बहुत सारे करेक्टरिस्टिक में जब उसने दो करेक्टरिस्टिक एक साथ लिए, जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ये हम लोग बहुत अच्छी डिटेल के साथ शायद सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं ज़ूलॉजी के अंदर। तो वो बेस आपकी अगर नहीं है तो फिर इसकी समझ आपको बहुत मुश्किल आएगी। इसमें जो पहली एग्जांपल है एक्सटेंशन से मुराद ये है कि इसमें दीज आर नॉट द डेविएशंस बट जो बाद में काम किया लोगों ने और उसके अंदर कुछ इजाफे किए और उसके अंदर कुछ जो थी नई चीज़ें लेके आए। मेंडेलियन प्रिंसिपल्स है और उसके बाद जो शुरू के एस्टेब्लिश प्रिंसिपल थे। देखिए, जो शुरू के जितने भी लॉज थे जेनेटिक्स के अंदर वो बहुत प्रिंसिपल्स इनको इसलिए कहा जाता है और लॉ नहीं। शुरू में हम मेंडल्स लॉ कहते थे, हम मेंडल्स प्रिंसिपल कहते हैं। तो डिफरेंस ये है कि जो लॉ होता है उसके अंदर चेंज नहीं होती किसी भी किस्म की, जबकि ये प्रिंसिपल जो हैं वो कुछ जो सिचुएशन है उसमें तो काम करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस होती हैं जो उससे डेविएट करती हैं। तो ये भी हम शायद मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर लिंकेज आ जाती है तो वहाँ पर मेंडेलियन रेशोज़ जो हैं वो उस तरह से नहीं आती। अब ये इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट डेविएशन है वो क्योनॉट्स ऑड येलो माइस। क्योनॉट एक साइंटिस्ट का नाम है, बेसिकली फ्रेंच थे ये और इनका जेनेटिक्स पे काफ़ी ज़्यादा काम है, ख़ास तौर पे अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर। और उसने मेंडल का काम ज़्यादातर जो है वो पी प्लांट के ऊपर था। क्योनेट ने जो है माइस के ऊपर काम किया, एनिमल्स के ऊपर काम किया और उसने कुछ बड़ी ऑड का मतलब होता है कुछ अजीब से रिज़ल्ट उसके पास आए और जिनको उस वक्त एक्सप्लेन करना ज़रा मुश्किल था और बाद में फिर उनकी जब एक्सप्लेनेशन आई तो हमें जीन्स के बारे में काफ़ी चीज़ों का पता चला। So at the start of the 20th century, Mendel's work on inheritance in pea plants became widely known। और शुरू में जिस तरह से मेंडल को एक्सेप्ट नहीं लोगों ने किया था तो उसी तरह क्यूनॉट्स को भी नहीं किया था। और and the number of biologists set out to verify his conclusions by using other organisms to conduct crosses. One of these biologists was Lucien Cugnot। ये फ्रेंच थे और यूनिवर्सिटी ऑफ नैन्सी में उन्होंने काम किया। Cugnot experimented with coat colors in mice and was among the first to show that Mendel's principles apply to animals too। तो ये उससे पहले हमने देखा कि जो ड्रोसोफिला है उसके ऊपर बहुत सारे जो काम हुआ। Cugnot की ऑब्जर्वेशंस बड़ी ज़बरदस्त थी। Cugnot observed that the coat colors of his mice followed the same pattern
of inheritance observed by the Mendel in his pea plants. And Kuhnert found that when a cross pure breeding grey mice with pure breeding white mice were done, all the F1 progeny was grey. तो वाइट और ग्रे का जब उसने क्रॉस करवाया तो जितनी प्रोजनी थी या जो जितने भी एनिमल्स आए वो ग्रे थे. तो ये क्या साबित करता है? साबित ये करता है कि ग्रे इज़ डोमिनेंट ओवर वाइट. डोमिनेंट एंड रिसेसिव का कॉन्सेप्ट आपको पता है. एंड इन ब्रीडिंग द F1 प्रोड्यूसेस 3:1 रेशियो ऑफ ग्रे एंड वाइट. सेम जो पी प्लांट के अंदर आपने देखी थी, तो वही 3:1 की रेशो वहाँ पर भी आई है. As would be expected in the grey were dominant over the white, and the result of the Kuhnert breeding experiment perfectly fit Mendel's rule. And with one exception, his crosses of yellow mice suggested that yellow coat color was dominant over the grey. और जब उसने ग्रे और येलो को क्रॉस करवाया तो उसूलन ये था कि जो F1 है उसके अंदर सारे के सारे जो है वो येलो थे. बट ही वॉज नेवर एबल टू obtain ट्रू ब्रीडिंग होमोजाइगस येलो माइस. अब होमोजाइगस येलो माइस नहीं थे जिसमें कैपिटल वाई हो. ठीक है. वेन एवर कैनॉट क्रॉस द येलो माइस ही obtained येलो एंड ग्रे माइस in approximately 3:1 ratio, suggesting that the yellow mice were heterozygous. So if yellow were indeed dominant over the grey, some of the yellow progeny from this cross should have been homozygous for the yellow. कैपिटल वाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था. And the crossing of the two of these mice should have yielded all yellow offspring. तो उसमें तो अगर प्योर ब्रीडिंग येलो माइस को अगर हम क्रॉस करवाएं तो वो सारी की सारी प्रोजनी जो है वो येलो आनी चाहिए थी F1 के जो थे. लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं था. जिस भी माइस को करवाया उसने आगे 3:1 की रेशो दी. तो ये बड़ा अजीबो गरीब था कि अगर हम ये कहते हैं कि येलो इज़ डोमिनेंट ओवर ग्रे तो फिर हमारे पास होमोजाइगस क्यों नहीं आ रहे. However, he never obtained all the yellow progeny in his crosses, and Kuhnert was puzzled by these results, which failed to conform to the Mendel's predictions. And he speculated that the yellow gametes were incompatible with each other and would not fuse to form the zygote. Genes का concept उस वक्त नहीं था minded. DNA की जो structure है वो 1953 के अंदर मेंडल एंड रादर वाटसन एंड क्रिक्स ने दी. और उसके बाद जो अर्ली 70s थी वहाँ उस वक्त पे जीन जो हैं वो हमारे पास उनके बारे में कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होना शुरू हुए और जीन कोड के बारे में हमें पता चला और जीन किस तरह से काम करते हैं. वो ऑनवर्ड सारी डेवलपमेंट थी. तो जिस वक्त का ये काम है उस वक्त हमें जीन्स के बारे में नहीं पता. इवन हमें जेनेटिक मटेरियल के बारे में भी नहीं पता था. तो ज़्यादातर बात जो थी वो गैमेट पे होती थी. तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि जो गैमेट्स हैं वो जब येलो वाले आपस में मिलते हैं तो वो वाइबल नहीं रहते ड्यू टू सम रीजंस. एंड अदर बायोलॉजिस्ट थॉट दैट एडिशनल फैक्टर्स माइट अफेक्ट द इनहेरिटेंस इन द येलो कोड कलर बट द जेनेटिक्स ऑफ द येलो माइस रिमेन्ड अ मिस्ट्री. कोई ये कहते थे कि कोई और फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो होमोजाइगस नहीं रहते, लेकिन ये मिस्ट्री रही. 1910 विलियम अर्नेस्ट कैसल एंड हिज स्टूडेंट Clarence Little solved the mystery of the Kuhnert unusual results, and they carried out a large series of crosses between the two yellow mices and showed that the progeny appeared not in the 3:1 ratio that Kuhnert thought he had observed, but actually 2:1 ratio of the yellow and non-yellow. So Castle and Little recognized that the alleles for the yellow was lethal when homozygous. अगर वाई कैपिटल आता है तो वो इंडिविजुअल जिंदा ही नहीं रहता. ठीक है. या वो गैमीट ही वाइबल नहीं रहता. एंड दस ऑल द येलो माइस वर हेट्रोजाइगस. ए क्रॉस बिटवीन द येलो हेट्रोजाइगस माइस प्रोड्यूसेस एन इनिशियल जीनोटाइप रेशियो ऑफ 1/4 येलो, 1/2 heterozygous and 1/2 recessive, which is of course grey. उसूलन ऐसा होना चाहिए. ठीक है ना. 1:2:1 रेशो. ठीक है. जिसमें फिनोटिपिकली जो है वो 3 माइस येलो होनी चाहिए, एक जो है वो ग्रे होनी चाहिए. बट द होमोजाइगस
YY mice die early in development and do not appear among the progeny. So resulting in a 2:1 ratio of the heterozygous जिंदा रहते थे और जो होमोजाइगस था तो लिहाजा 3:1 नहीं है, बल्कि उसमें फिर क्या होगा 2:1 नॉन येलो हो जाएंगे. सो इंडीड कैसल एंड लिटिल फाउंड दैट crosses of yellow into yellow mice resulted in smaller litters compared with the litters of the yellow into non-yellow mice. Litters कहते हैं कितने बच्चे सर्वाइव करते हैं एक टाइम के ऊपर, एक ब्रीड के ऊपर. तो ज़ाहिर है उसमें येलो वाले मर जाते थे तो कम रह जाते थे, इसलिए लिटर साइज़ जो है वो छोटा है. ये टेक्निकल टर्म है. लिटर साइज़ एक, जिसको पंजाबी में कहते हैं एक चोली कितने बच्चे वो देते हैं एक दफ़ा. ठीक है. सो बिकॉज ओनली माइस होमोजाइगस फॉर द वाई एलील डाई एंड द येलो एलील इज़ ए रिसेसिव लीथल. अब येलो एलील जो है वो जब आ जाता है कॉम्बिनेशन में होमोजाइगस तो वो लीथल हो जाता है. द येलो एलील इन द माइस इज़ अनयूजुअल इन दैट it act as a recessive allele in its effect on development but act as a dominant allele in its effect on the coat color. जब कोट कलर हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है तो वो डोमिनेंट होता है और उसको जो है वो येलो कलर देता है. जब होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है तो वो उसको उसने लीथल, रिसेसिव लीथल कह दिया, इस वजह से कि वो जिंदा ही नहीं रहता वो एनिमल. Kenneth went on to make a number of other important contributions to the genetic, and he was the first to propose that more than two alleles could exist at a single locus, and he described how genes at different loci could interact in the determination of the coat color in my. अच्छा, हमने पहले बात की है कि जीन्स के बारे में उनको बहुत ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन वो ये बात करते थे, फैक्टर्स की बात करते थे. वो जीन्स को फैक्टर्स कहते थे, तो वो तकरीबन इमेजिनेशन की बात थी, तो वही सूरत हाल बनी. वो उसके बाद फिर जो डिस्क्रिप्शन है वो ये कहती है कि क्योनेट के बहुत सारे मुखालफ भी पैदा हो गए और उसके जो रिज़ल्ट्स को वो मानते नहीं थे. लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गई, उसकी लेबॉरेटरी जो है वो तबाह हो गई. उसने जितने माइस पाले हुए थे वो तबाह हो गए और वो वही जस्ट वैनिश्ड. लेकिन बाद में जब उसका काम डिस्कवर हुआ तो फिर लोगों को पता चला कि कितना इम्पोर्टेंट काम था. उसके बाद बहुत सारे जीन्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया और हमें पता चला कि बहुत सारे जीन्स लीथल होते हैं. और उसके बाद फिर ऑन्कोजीन का कॉन्सेप्ट आया कि बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर काज करते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ काज करते हैं, और वो हमें जो है वो वेरी सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स जो है वो एट स्टेक चला जाता है. अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर है इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. ये पिक्चर 2:1 है 5.1 और इसमें लिखा हुआ है कि 2:1 produced by the cross between two yellow mice results from a lethal allele. So जब प्रोजनी ये येलो है और ये भी येलो है, ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस एक गैमीट ये बना, एक गैमीट ये बना, एक गैमीट ये बना, एक कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई फीमेल है और मेल है. जब इनको क्रॉस करवाया गया, ठीक है, तो जब वाई वाई आपस में मिलते हैं 1/4 होना चाहिए, तो ये जहाँ ये कॉम्बिनेशन हो जाता है, ये वाई और ये वाई कैपिटल वाई आपस में मिलते हैं, तो नतीजा ये होता है कि वो वाइबल ही नहीं रहते. ठीक है, सो 1/4 तो निकल गए. ठीक है, अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई से जब मिलता है और स्मॉल वाई कैपिटल वाई से, तो ये 1:2 जो है ये ज़िंदा रहते हैं, और स्मॉल वाई ये भी ज़िंदा रहते हैं. ये वाइट होते हैं और ये येलो होते हैं. और जो कैपिटल वाई हैं, कैपिटल वाई ये जब वाई होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है तो लीथल हो जाता है. तो मजमूई तौर पे हमारे पास 2:1 की रेशो हो जाती है. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बाज़ औक़ात ऐसे अनयूजुअल फैक्टर्स होते हैं जो हमें बज़ाहिर डेविएशन नज़र आ रही होती हैं मेजर प्रिंसिपल से, लेकिन वहाँ पर जो फैक्टर्स हैं और तरह से काम कर रहे होते हैं. साइंटिस्ट जो हैं उनके काम करने का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है. चीज़ों के बारे में बहुत जल्दी वो
फ़ैसला नहीं करते और उनके बारे में जो तहकीक है जारी रहती है और बहुत एस्टॉनिशिंग एंड इंटरेस्टिंग जो हमारे पास फैक्ट्स हैं वो आते हैं। सो इसको पढ़िएगा और मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ज़रूर देखिएगा, उसके बगैर आपको इन चीज़ों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ये हम इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और कोशिश मैं करूँगा कि आपको क्रॉसेस वगैरह बनवाएं भी, और आपसे मैं आपको बना के भी दूंगा और आपसे क्रॉसेस बनवाऊंगा, क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर ये याद रखिए कि जब तक आप डिफरेंट क्रॉसेस नहीं बनाते अपनी कॉपी के अंदर या बोर्ड के ऊपर, तो उस वक्त तक इसको पूरी तरह आप समझ नहीं सकेंगे।